रेस्पिरेशन, करेक्ट. हमने जस्ट एक माइनर इंट्रोडक्शन लिया था, फूड टू एनर्जी, करेक्ट. वी वेंट टू फूड टू energy. We spoke about like food cannot just move into the body and it cannot go to blood and cell. So what we sent to blood and cell was digested food, and from that digested food you have to supply oxygen that breaks it down and generates ATP. And this is where we just introduce the term respiration. मैंने ये भी कहा था कि आपने लास्ट ईयर जो चैप्टर रेस्पिरेशन किया है वो ये चैप्टर से टफ था. अगर आपको याद है वो पूरा इक्वेशन पैक चैप्टर था. इट वाज मोर ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, करेक्ट. सो ये चैप्टर से टफ वाला एक्चुअली आप कर चुके. यूजुअली उल्टा होता था, ये चैप्टर 11th में रहता है और वो वाला 12th में होता है. अभी आई डोंट नो व्हाई द सीक्वेंस हैज गॉट चेंज, बट व्हाटएवर इट इज फाइन. सो दिस विल गो मच मोर इजियर. यू विल फाइंड इट बेटर आल्सो, एंड इट इज सिंपल रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं हम. थोड़े से इक्वेशन इन्वॉल्व हो जाएंगे, that we have to see. I repeat again क्योंकि मेरे ख्याल से मंडे लेक्चर नहीं हुआ तो गैप थोड़ा ज्यादा लग रहा है. मुझे भी ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ आपको. सो वहां पे मैंने मेंशन किया था नीट वाले बच्चों को ये चैप्टर 11th की बुक में मिलेगा, नीट की 11th की बुक, ठीक है. ओके, वन मोर थिंग, हमारी 12th की बुक अभी मार्केट में अवेलेबल है. ओके, दैट डजंट मीन यू ऑल रन एंड गो एंड बाय इट. अगर आपको सेफ है, एकदम इजीली अवेलेबल है, तो आप जाके उसको लेइए. या आपके घर से कोई एक्चुअली बाहर जाता है किसी रीजन से और जाना जरूरी होता है, ऑन दी वे मिल जाए तो आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि फिजिकल कॉपी आपको रियली बहुत हेल्प करेगी. मतलब आपके डाउट्स जल्दी क्लियर हो जाएंगे. उसके पीछे क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको कोई डाउट आएगा तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, उसकी फोटो भेज सकते हो कि मिस ये क्या है, ये डिस्कस नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है ना. बहुत सारी चीजें एक्सप्लेनेटरी लैंग्वेज में अलग लगती है, तो हो सके तो. बट आई स्टिल से डोंट टेक रिस्क एंड रन टू बाय इट. सी योर सेफ्टी, सी हाउ यू कैन गेट इट. मिल जाता है तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, पर अवेलेबल है मतलब इट विल हेल्प, ठीक है. सो आई गो बैक टू द स्लाइड एंड वी स्टार्ट विद द चैप्टर रेस्पिरेशन. आज जो हम करेंगे वो बहुत ही इजी पार्ट है, बहुत इजी, क्योंकि आप लोअर क्लास से लंग्स, ट्रैकिया, एल्वियोलाई, ब्रोंक्यूल्स करते रहे. इट्स नथिंग न्यू. थोड़ा सा डेप्थ होगी, बट इट इज द इजियर पार्ट ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू गो अहेड. आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट दिस विल बी इजी, ठीक है क्लास. सो आई बिगिन विद द स्क्रीन. आई स्टार्ट शेयरिंग यू द इमेजेस. फाइन, गिव मी सम सेकंड्स. Just a minute, class. Yeah. So this was our chapter. We started with this. अगर आपको याद है हमने ये बीच में just picked up a wrong one. Sorry class, I'm sharing another one. So difficult to identify what it is. Just one minute, class. I'm just, because I can only see the number, not the topic. Just a second, I'm trying to identify which PDF is. शायद ये हो. So this is respiration, okay? And we discussed this part. हमने food to energy conversion की बात की थी, करेक्ट. ये लास्ट टाइम डिस्कस हो गया था, और ये एक बहुत क्लियरली डिस्कशन हुआ था कि रेस्पिरेशन सिर्फ
ऑक्सीजन लेना और CO2 देना नहीं है, उसके आगे एनर्जी जनरेट करना है। बट एनर्जी वाला पार्ट मैंने देखो रिकॉल में डाला है, वो आप लास्ट ईयर कर चुके। हाउ सेल जनरेट्स एनर्जी, एंड वी हैव 3 स्टेप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दैट वाज ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS। क्लास ये आपका रिवीजन है, मतलब इस साल इस पे क्वेश्चन नहीं है। व्हाट आर द 3 स्टेप? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS। लास्ट ईयर का फुल चैप्टर ये 3 वर्ड्स पे था, फुल चैप्टर। ओके, एंड इन दिस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू CO2, H2O and 38 ATP. This is what we did. And if you go, this was the equation for respiration. You remember glucose plus 6O2 gives you 6 CO2 plus 6 H2O plus कितना ATP? 38 ATP. ये हमने बहुत क्लियरली बोला, 38 ATP। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो we will land up into 2 ATP. We will land up into 2 ATPs only, but then the whole process will change and we will have lots of things like ethyl alcohol, lactic acid, वो सब भी आएगा, वो एनारोबिक, ठीक है। पर वो एनारोबिक और एरोबिक ये डिटेल में हम कर चुके हैं 11th। अब हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन कैसे अंदर आएगा और CO2 कैसे बाहर जाएगी, और उसके लिए हमको क्या चाहिए था? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम गए रेस्पिरेटरी सरफेस में, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है कि रेस्पिरेटरी सरफेस कैसा होना चाहिए, बहुत लार्ज, बहुत थिन, बहुत क्लोज टू ब्लड, करेक्ट, ये सब हम कर चुके थे। हमने एक बेसिक पिक्चर देखी थी, हमने स्किन और लंग्स को कंपेयर किया था स्क्वायर मीटर्स में, हमने प्लांट को देखा था, और ये हमारा टॉपिक एंड हुआ था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस, करेक्ट। ये हमने डिटेल में पढ़ा था, मैंने कहा था बुक में एक टेबल है, टेबल से ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज गोइंग टू डू दिस। सो यहाँ से हम प्योरली एंड ओनली ह्यूमन पे रहेंगे, ठीक है। दिस इज अवर टुडेज टॉपिक अहेड। सो कीप इन माइंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम 3 काम करेगा। टेकिंग द एयर इन, वी हैव अ वर्ड inhalation. I have written another word. See class, I am using 2-3 words. Whichever you feel easy, use it. Inspiration, inhalation. Taking air in. दूसरा expiration, exhalation. Throwing air out. और ये सबको एक साथ क्या बोलेंगे? Exchange of gases from blood to the lungs and lungs to the blood. ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है इतना काम, ठीक है। नाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड है, अपर एंड लोअर, ये आपको याद रखना है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बहुत बार एक वर्ड यूज होता है URT और एक वर्ड होता है LRT। URT मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऑफन हम सुनते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और LRT में लोअर, लोअर मतलब आप प्रॉपरली लंग्स, ब्रोंकियाई, अस्थमा वगैरह वहां पे जाते। और जो हमें सर्दी वगैरह होती है, करेक्ट, उसमें क्या होता है? नॉर्मल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रॉब्लम होती है, नोज, थ्रोट, फैरिंग्स, वहां पे तकलीफ, ठीक है। सो ये वाले ट्रैक्स आपको याद रखने। अब ये जो लिस्ट दिख रही है क्लास, ये टेक्सचुअल, टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्योंकि आप बहुत बार इमेजेस देखोगे तो 1-2 ऊपर नीचे भी देख सकते। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? एक्सटर्नल नेर्व्स, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेजल कैविटी, इंटरनल नेर्व, नेजोफैरिंक्स, नोज, थ्रोट, फिर हमें दिखता है ट्रैकिया, लैरिंक्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स। नाउ क्लास यहाँ पे इसका प्रॉपर इमेज, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये टेक्सचुअल इमेज नहीं। तो आपको मेनली क्या याद रखना है, जब आप लोअर पे आ जाते हो आप एक्चुअली ब्रोंकस, ब्रोंकाई और लंग्स में एंटर हो रहे हो, और जब आप उसके ऊपर हो तो आप नोज, जो हमारा फैरिंग्स थ्रोट पार्ट है, और जो हमारा वोकल कॉर्ड है वहां तक ही इन्वॉल्व है। तो ये मेन डिफरेंस है, मतलब वैस्कुलर कनेक्शन हमारा नीचे है, ब्लड कनेक्शन, ऊपर के ट्रैक में कोई भी ब्लड कनेक्शन
नहीं, but this is not our textbook image. Okay, so it is divided. Now we will go to each part in detail. और ये टेक्सचुअल डिटेल है, टेक्स्ट बुक में जैसा दिया हुआ है वैसा ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है. सो यू कैन सी द वेरी फर्स्ट पार्ट इज नोज, और हम उसके ओपनिंग को बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स. प्रॉपर टर्म में एक्सटर्नल नेर्स. यू कैन सी द नेजल ओपनिंग हियर, ठीक है. उसका फंक्शन क्या है? टू टेक द एयर इनसाइड इनटू द नेजल कैविटी. तो नोज के अंदर एक कैविटी है, करेक्ट. वो कैविटी का नाम है नेजल कैविटी. लेकिन आप बोलोगे मिस एक नहीं दो है. यू आर राइट. द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट बाय मेसेंथेमोइड. मेसेंथेमोइड क्लास, आप अपने नोज को टच करेंगे आइस के बीच में, तो बोन है, ठीक है. आइस के बीच में एक हड्डी है, दैट इज द नेजल बोन. अब उसको टच करते हुए आप आगे आइए. आई होप यू आर डूइंग इट विद मी. उसको टच करते हुए आप आगे आएंगे. जब आप आगे आते हैं तो आगे बोन नहीं, आगे क्या है? कार्टिलेज. क्लास, यहाँ पे नेजल बोन है यहाँ पे, और हम इधर आते हैं जब, तो ये नीचे आ जाओगे कार्टिलेज. ये वाला कार्टिलेज जो सॉफ्ट होता है, जो फ्लेक्सिबल होता है, और ऊपर जो आइस के बीच में और थोड़े आगे तक नेजल बोन है. तो कार्टिलेज का नाम है मेसेंथेमोइड. व्हाट इज द नेम ऑफ द कार्टिलेज? Mesentemoid. I'm repeating it again and again for MCQs. For MCQs, the nasal cavity is divided into two by dash. By which cartilage? Mesentemoid cartilage. Now another very important factor you will see here in detail. अब यहाँ पे देखिए आपको साइड व्यू दिख रहा है फेस का, करेक्ट. तो नोज तो उसमें भी दिख रही है. अब आप एक्सटर्नल नेयर्स देखिए, पॉइंटेड है नीचे की तरफ. ये आपको एक्सटर्नल नेयर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट. यस. और उसके अंदर आप जाते हैं, नोज के अंदर, दैट इज द वेस्टिब्यूल. दैट इज द वेस्टिब्यूल, आगे वाला पार्ट. फिर आती है हमारी नेजल कैविटी, ठीक है. अब मैं नेजल कैविटी में पहुंच गई हूँ. इफ यू नो द टर्म साइनस, बहुत बार लोगों से आपने सुना होगा कि मुझे साइनस का प्रॉब्लम है. तो नेजल कैविटी में बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं और उनको हम साइनस या पैरानेजल कैविटीज बोलते हैं. पैरानेजल कैविटीज. ये नेजल कॉन्चे दिख रहे हैं आपको, ये बोन से. नेजल कॉन्चेज आर बोन. लेकिन ये जो वेस्टिब्यूल के हम ऊपर गए नेजल कैविटी में, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम. वहां से आप स्मेल कर सकते हो. दिस इज डायरेक्टली कनेक्टिंग टू योर ब्रेन. दिस इज डायरेक्टली ऑल्फैक्टरी, मतलब स्मेल किससे कनेक्ट होगा? ब्रेन से. तो ही आप स्मेल कर सकते हो. और जब आप नेजल कैविटी के एंड पॉइंट पे आते हो तो आता है इंटरनल नेर्व्स. अंदर भी ओपनिंग है, बाहर भी. तो जो बाहर की ओपनिंग है वो क्या है? एक्सटर्नल. जो अंदर ओपनिंग है वो क्या है? इंटरनल नेर, जो फैट के अंदर ओपन होगी. पर बीच में इंपॉर्टेंट पार्ट है नेजल वेस्टिब्यूल, नेजल कैविटी, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम. ऑल्फैक्टरी ऐड करेंगे फॉर स्मेल. इसके आप देखेंगे, वी हैव लिटिल मोर डिटेल्स टू अंडरस्टैंड इट दिस वे. हमने जो डायग्राम का उसका डिस्क्रिप्शन टेक्सचुअली दे रही हूँ. ओके. वेस्टिब्यूल आगे था ना एकदम, इसलिए वर्ड देखो, प्रॉक्सिमल पार्ट, आगे वाला पार्ट. जैसे ही आप नेर्व्स के अंदर गए वो आगे वाला पार्ट, वेस्टिब्यूल, ठीक है. फंक्शन, इट हैज हेयर्स फॉर फिल्टरिंग द एयर, डस्ट पार्टिकल, फाइन डस्ट पार्टिकल जो नेजल हेयर में ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है. जो भी एयर में हो सकता है, आप कोई स्मोक जोन में एयर में बहुत डस्ट हो तो वो आपके हेयर्स क्या कर लेते हैं? उसको ट्रैप. यू नो नोज में बहुत सारा म्यूकस भी होता है, करेक्ट. फिर आता है कंडीशनर पार्ट, द मिडल हाईली वैस्कुलर, द मिडल पार्ट, ओके. रेस्पिरेटरी पार्ट, कंडीशनर. वैस्कुलर मतलब उससे ब्लड वेसल बहुत क्लोजली कनेक्ट. इट मेक्स दैट एयर वार्म. क्या करता है वो एयर को? वार्म. और एक इंपॉर्टेंट वर्ड, मॉइस्ट. नाउ वार्म क्यों क्लास? हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया था कि हम ऑस्मो रेगुलेटरी है, एंडोथर्मिक है.
तो इमेजिन करो आपके एल्वियोलाई 37 डिग्री पे हैं और सपोज आप एक एसी रूम में बैठे हो, वहां पे एयर 18 डिग्री पे है और सडनली 18 डिग्री की एयर अंदर चली जाती है 37 डिग्री पे, तो मतलब डबल हो गया ना। तो वहां पे बॉडी को शॉक लग सकता है कि अरे ये इतना ठंडा कैसे हो गया अचानक। इट्स इमेजिन अ पीस ऑफ आइस सडनली ऑन योर हैंड, यू कैन सेंस इट सडनली, बट इंटरनल बॉडी को हम ऐसे शॉक नहीं दे सकते। तो एयर को थोड़ा वार्म किया जाएगा, फिर मॉइस्ट किया जाएगा। क्यों? जितना मॉइस्ट होगा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज फास्टर होगा, डिफ्यूजन विल बी फास्ट। ठीक है, फिर हमने एक ऊपर पार्ट देखा था ऑल्फैक्टरी, वो किसके लिए है? स्मेल के लिए, करेक्ट। इट इज कनेक्टेड टू द ब्रेन, द ऑल्फैक्टरी लोब। ब्रेन का सबसे आगे का पार्ट होता है ऑल्फैक्टरी लोब, जो हमारे में बहुत रिड्यूस्ड है। आई एम टॉकिंग इन कंपैरिजन टू अदर एनिमल्स, जो बहुत सारे दूसरे एनिमल्स हैं उनमें सेंस ऑफ स्मेल हमसे बेटर है, करेक्ट। जैसे डॉग, वो आराम से किसी भी चीज को ढूंढ लेता है स्मेल से ना, कपड़े से ह्यूमन बीइंग को ढूंढ लेगा, करेक्ट। बहुत सारे एनिमल फूड को कैसे ढूंढते? बाय स्मेल। हम ऐसा करते हैं क्या? नहीं। श्योरली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन पेट्रोल एंड परफ्यूम। कोई अच्छा फूड बन रहा है तो हम उसकी खुशबू से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एरोमा से, कि ओ ये बन रहा है आज लगता है, करेक्ट। लेकिन आप इतने स्ट्रॉन्गली शार्क की तरह नहीं हो कि किलोमीटर से आप भाग के आ जाओगे ब्लड की स्मेल, ऐसा नहीं। तो उस हिसाब से वो बहुत रिड्यूस। तो कैन आई से यू कैन डिस्क्राइब द नेजल चेम्बर at least for 2 marks? Write a short note on nasal chamber, vestibule, conditioner, olfactory part. आप थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे देखिए टिप ऑफ नोज दिख रहा है, नॉस्ट्रिल दिख रहा है आपको, ठीक है। ब्रिज हमारा वही कार्टिलेज है तो डिवाइड कर रहा है। सेप्टम इज द लोअर पार्टीशन देयर, ये हमारे नेजल हेयर, करेक्ट, विच फिल्टर्स इट। तो आपका आंसर ये रहा, और इसको एक्सप्लेन करने वाला डायग्राम ये रहा, ठीक है क्लास। अब इंपॉर्टेंट क्या है? टेक्स्ट बुक में ऐसा डायग्राम नहीं, टेक्स्ट बुक इज नॉट गिविंग यू दीज डायग्राम्स, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द डायग्राम, हाउ विल यू ड्रॉ। पर याद रखो नेजल चेम्बर का आगे का पार्ट हमारा क्या है? वेस्टिब्यूल। बीच में का क्या पार्ट है जिसको हम नेजल कैविटी बोलते हैं? कंडीशनर। और लास्ट का पार्ट क्या हमारा? ऑल्फैक्टरी, जो ऊपर की तरफ है, करेक्ट, फॉर स्मेलिंग। जैसे ही आप इसमें से बाहर निकलते हो क्या आ जाएगा? इंटरनल नेयर्स और नेजल पार्ट खत्म हो जाएगा। सो नोज में ये सब आ जाएगा। एम आई वेरी क्लियर? मेसेंथेमोइड एमसीक्यू। क्लास देखो, आप सोचो नोज और लंग्स, लंग्स नोज से कितने दूर है? अगर हमें ये सब नहीं करना होता, एयर को मॉइस्ट, फिल्टर और बैक्टीरिया को स्टॉप नहीं करना होता, तो हमने नोज को चेस्ट में बनाया होता, लंग्स के बाजू में एकदम सामने, है ना। वहां पे भी तो 2 ओपनिंग बना सकते थे। पर फिर क्या होता, जैसे एयर अंदर जाती लंग्स में चली जाती, फिर वो एयर डस्ट पार्टिकल के साथ होती, बैक्टीरिया के साथ होती, तो हमें इमीडिएट इन्फेक्शन हो जाती। तो इतना बड़ा पाथवे रखा है बीच में रुकाने के लिए, और अभी भी पाथवे बाकी है। अभी तो आप सिर्फ नोज क्रॉस किया, करेक्ट। अभी हम पैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया तक जाने वाले, तब जाके एयर लंग्स में पहुंचती। मतलब बॉडी टेक्स अ वेरी गुड केयर ऑफ अस। आर यू गेटिंग इट? बॉडी के खुद के बहुत सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, ठीक है क्लास। सो दिस इज अबाउट द नेजल चेम्बर। ये उसका दूसरा व्यू है यहाँ पे, अगर आपको इससे समझ में। सी क्लास, मैंने इमेजेस अंडरस्टैंडिंग के लिए इंक्लूड किए हैं so that you understand it whenever you want to see it, okay? तो ये आपका वेस्टिब्यूल, ऑल्फैक्टरी रीजन दिख रहा है आपको, रेस्पिरेटरी रीजन वो जो कंडीशनर पार्ट था, करेक्ट। नेजोफेरिंक्स, क्योंकि आप अभी फेरिंक्स को कनेक्ट होने वाले हो, करेक्ट। तो वहां ये डायग्राम से अगर आपको समझ में आता है तो ये भी एक डायग्राम है टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस एट ऑल, एट ऑल यू डोंट हैव टू, ठीक है। आप किधर आ गए? आप नोज से फेरिंग्स में। जैसे इंटरनल एयर से आप नीचे जाओगे एयर, आप फेरिंग्स में आ जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज नोन एज ड्यूअल ऑर्गन। ड्यूअल मतलब 2, तो वहां पे फूड भी आने वाला है और एयर भी आने वाली,
फूड भी आने वाला है और क्या आने वाली है, एयर। हम अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसलिए हम फूड को डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में, हम सिर्फ एयर को करेंगे। इफ यू रिमेम्बर लास्ट ईयर का न्यूट्रिशन, तभी भी फेरिंग्स वर्ड आया था। बराबर बोल रही हूँ? यस, ओके। सो इट्स अ ड्यूअल ऑर्गन, रेस्पिरेटरी प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का पार्ट है। इट्स अ मस्कुलर ट्यूब। हम हमेशा बोलते हैं शॉर्ट एंड ब्रॉड, short and broad. It connects the oral cavity, that is your mouth, and nasal cavity to the larynx and esophagus. Oral cavity, buccal cavity से food आएगा, कहाँ जाएगा, esophagus। और nasal cavity से air आएगी, वो कहाँ जाएगी, larynx में। So pharynx is doing double work. So let's look at the three parts of the pharynx: nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. ये तीनों वर्ड टेक्स्ट बुक में है, डायग्राम नहीं है, बट तीनों वर्ड टेक्स्ट बुक में है। नेसोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स, लैरिंगोफैरिंक्स। अब देखिए क्लास, आपको 3 कलर दिखाई दे रहा है, हम नोज से अंदर आ गए, देखो। तो जैसे ही आपको कैविटी से अंदर आए, करेक्ट, as soon as you entered, you are in the nasopharynx, ठीक है। फूड जब आएगा, you will be in the oropharynx, बराबर है, करेक्ट। क्या वहां पे एयर भी जा रही है? हाँ जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फूड वाले पाथवे में एयर जा सकती, पर एयर वाले पाथ में वो फूड नहीं जा सकती। तो एयर कहाँ जाएगी, सीधा लैरिंगोफैरिंक्स। एम आई वेरी क्लियर? और फूड कहाँ जाएगा, देखो मैंने लाइन बनाई है, ईसोफेगस में। वो देखो, वो आपका फूड पाइप। आर यू गेटिंग इट? फिर से देखिए ध्यान से, वेयर आर वी आर एट द नेजो। यहाँ से एयर आई, आपने ब्रीथ की, अंडर नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगो, ये रहा मेरा पाथ। लेकिन ओरो में फूड भी आएगा, वो याद रखना है, लेकिन वो लैरिंगो में नहीं जाएगा, वो ईसोफेगस में, ठीक है। एम आई वेरी क्लियर? सो दीज आर द 3 मेजर पार्ट ऑफ द pharynx, ठीक है। nasopharynx uppermost connects nasal chamber to the oropharynx, ठीक है। contains tonsils, ये इंपॉर्टेंट है, टेक्सुअल वर्ड है। जब टॉन्सिल बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, टॉन्सिल इज अ लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फेटिक टिश्यू जिसमें WBCs होते हैं, वो हमको फाइट करने के लिए हेल्प करते हैं, लिम्फोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स। लेकिन हमारे जो टॉन्सिल्स हैं वो बहुत व्हाट यू कैन से वेस्टिजियल टाइप, इसीलिए अगर किसी को पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बिल्कुल सॉलो करने में तकलीफ होने लगती है, तो हम टॉन्सिल को क्या कर देते हैं, रिमूव, क्योंकि उसके बिना भी बॉडी डिफेंस कर लेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सी क्लास है तो अच्छी बात, नहीं है तो भी काम चलेगा। तो अगर है और मुझे तकलीफ दे रहा है, बार बार उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रेडनेस होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो टॉन्सिल रिमूव कर दिए जाते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट, करेक्ट? सो इट इज नॉट वर्किंग सो स्ट्रांगली एंड सो इट कैन बी रिमूव्ड। अब आई पैलेट बोन। पैलेट बोन, आप अगर अपने टंग को ऊपर टच करें, I've made a sound. You can also make, when you make that sound, you're touching your palate bone. तो वो आपका नेजोफैरिंक्स पार्ट में टच कर रहे हो, उस तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है। ओरोफैरिंक्स, इट इज इन मिडिल पार्ट। पैलेटाइन टॉन्सिल, वहां पे भी टॉन्सिल्स है, उसको हम नहीं निकालते, ओके, हम ज्यादातर नेजल्स में। एंड इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो ओरोफैरिंक्स में आ गए। लैरिंगोफैरिंक्स नॉट कॉमन पैसेज, सबसे लोअर पार्ट है, और वहां पे ट्रैक डिवाइड हो जाता है इनटू लैरिंग्स एंड ईसोफेगस। तो कैन वी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन pharynx? This is your answer for pharynx. Describe pharynx. और क्लास ये जो लिखा हुआ है, ये प्योरली मैंने टेक्सुअल लिखा है, तो ये मत सोचिए ज्यादा लिखा है, जो भी ज्यादा होता है मैं बोल देती हूँ, ये एक्स्ट्रा, ठीक है। सो दिस इज टेक्सुअल। अब फेरिंक्स से आप कहाँ पहुंचे, लैरिंग्स। ईसोफेगस को मैंने साइड कर दिया,
क्योंकि इसोफेगस फूड पाइप है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। यहाँ पे हमने एक्सटर्नली एक छोटा सा आउटलाइन डायग्राम दिख रहा है आपको लैरिंग्स में, जस्ट टू शो यू द पोजीशन। जब आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ, मुझे वाइब्रेशन फील हो रहा है, तो वो मेरा लैरिंग्स पार्ट है जो वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। सो लैरिंग्स इज एन apparatus made up of cartilage, ligaments, muscle, mucous membrane. What I wanted to insist was there is no bone. Bone नहीं है, देखो cartilage, ligaments, ओके, मसल्स हैं हेल्प करने की, म्यूकस है ताकि वो हार्मफुल डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर सके, ठीक है। एंड इट गार्ड्स द एंट्री इनटू द ट्रैकिया। ट्रैकिया के जस्ट ऊपर है लैरिंग्स, तो वो ट्रैकिया के अंदर कुछ भी जाने के पहले आपको लैरिंग्स से पास होना, ठीक है। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हैज द वोकल कॉर्ड्स, इट हैज द vocal cord, correct, हमें पता है larynx is an organ which produces sound. It is more famous as a sound producing organ rather than respiratory organ, correct. So थोड़ा और डिटेल देखेंगे। ये एक्चुअल larynx है बॉडी में, ओके, दिस इज द रियल इमेज। और ये डायग्राम हमारी टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है, इस टाइप का डायग्राम। दिस इज नॉट द एक्चुअल डायग्राम हियर, बट द टेक्सचुअल डायग्राम इज समवॉट लाइक दिस। लैरिंग्स इज वेरी फेमस एज लास्ट में देखिए एडम्स एप्पल, मैं बाद में ऊपर जाती हूँ। एडम्स एप्पल, यू नो, एज पर सेइंग, एडम इज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, द फर्स्ट मेल इन द वर्ल्ड, ओके। वो सेइंग है क्लास, मतलब आप हाउ मच यू ट्रस्ट इट और नॉट इज not important, but Adam represents male. And here thyroid का जो front cartilage, ठीक है, वो मेल्स में थोड़ा आगे की तरफ प्रोट्रूड हो जाता है, वो थोड़ा ज्यादा आगे की तरफ प्रोट्रूड होता है फीमेल के कंपैरिजन में, और इसीलिए मेल्स का लैरिंग्स थोड़ा प्रोट्रूडिंग आउट दिखता है, और इसीलिए उसका नाम रखा है हमने, क्या रखा है, एडम्स एप्पल, करेक्ट। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट, करेक्ट क्लास। यहाँ पे देखिए, ये आपकी थायराइड ग्लैंड है और ये अटैच्ड है बाय थायरोकार्टिलेज, ये कार्टिलेज, ये कार्टिलेज मेल्स में थोड़ा आगे की तरफ आ जाती है, ओके, क्योंकि वो आगे की तरफ आ जाती है, प्रोट्रूडिंग है मेल्स में। कब कब आती है क्लास, जब आप प्यूबर्टी स्टेज पे होते, करेक्ट, एडोलेसेंस, आपका एज ग्रुप आपसे थोड़ा सा लोअर एज ग्रुप, you must be hearing the word cracking of voice. Suppose आप एक 5 ईयर के बच्चे से बात कर रहे हो, मेल, ओके, फोन पे सपोज बात कर रहे हो, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे वो मेल वॉइस है कि फीमेल, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की वॉइस सिमिलर होती है। पर जैसे हम ग्रो होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो क्या हो जाता है हमारा बहुत सारा, फोन बंद, ओके, तो बहुत सारा क्या हो जाता है, चेंजेस आते हैं हार्मोनल, और मेल्स की वॉइस मेल जैसी हो जाती है। इफ यू नो, फीमेल्स में वॉइस बहुत हाई पिच होती है ना, और मेल्स में वॉइस हेवी होती है, उसमें डेप्थ ज्यादा है, करेक्ट। तो यहाँ पे वो फैक्टर है, तो मेल्स में फैरिंग्स थोड़ा प्रोट्रूडेड, एंड श्योरली द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज प्लेइंग अ रोल, करेक्ट, विच इज गिविंग यू मेल लाइक कैरेक्टर। अगर आप मेल हो तो आपकी वॉइस भी मेल जैसी होती है, करेक्ट। बहुत कम मेल्स होते हैं जिनकी वॉइस ऐसे बहुत थिन होगी, बट अदरवाइज जनरली मेल्स की वॉइस डिफरेंट होती है, एंड वी कैन आइडेंटिफाई दिस इज अ मेल टॉकिंग, करेक्ट। सो दिस इज व्हाई इट इज नोन एज एडम्स एप्पल, ठीक है। लैरिंग्स का फंक्शन, इट इज वॉइस बॉक्स, इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड, इट इज वेरी फेमस एज ऑर्गन ऑफ फोनेशन। फोनेशन का मतलब साउंड, फोनो, फोनो मतलब साउंड ना, आप फोन पे सुनते हो ना, करेक्ट। नाउ क्लास, जैसे हमने बोला ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, फोनेशन मतलब साउंड, तो फोनेशन कभी भी ईयर और वॉइस पे आता है, ये, ठीक है। द लैरिंगोफैरिंग्स एंड द हायोइड बोन, करेक्ट, वहां तक वो एक्सटेंडेड, हायोइड बोन और लैरिंगोफैरिंग्स, यहाँ पे देखिए, आपको देखिए, आई जस्ट पॉइंट इट आउट। यहाँ पे आपको, आई होप यू आइडेंटिफाई द हायोइड बोन, आपने लास्ट ईयर पढ़ी है स्केलेटन में, ये रही हायोइड बोन, जिसको मैंने अभी टिक किया ऊपर,
ठीक है, और ये नीचे यहाँ तक, तो वहां तक लैरिंग्स एक्सटेंड होता है, ये आपका लैरिंग्स का, ठीक है। इज इट वेरी क्लियर? यस, वो ऊपर हाइड बोलती, ओके ओके। सो वॉइस इज प्रोड्यूस, हाउ वॉइस इज प्रोड्यूस? एक सिंपल टर्म है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, तो कुछ वाइब्रेट होना चाहिए ना। यू आर डूइंग फिजिक्स ऑल्सो ना, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? कोई चीज वाइब्रेट होगी, आप कोई चीज को टैप करोगे, कोई कॉर्ड को वाइब्रेट करोगे, तो हमारे बॉडी में वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं क्योंकि एयर अंदर बाहर करती है, और फिर उसमें आप अपने टंग से मॉड्यूलेशन, जैसे आपकी टंग चलेगी, ऊपर टच करेगी, नीचे टच करेगी, आपके टीथ कैसे हैं उसके ऊपर, लिप्स के ऊपर, और नेजल कैविटी, सो मेनी थिंग्स आर वर्किंग टुगेदर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सी क्लास, मैं बोल रही हूँ मेरा एक बोलने का तरीका, आप बोल रहे हो आपका एक बोलने का तरीका है। हमारे बहुत सारे एक्सेंट होते हैं ना, जैसे कोई फॉरेन से आया तो उसका एक्सेंट अलग होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा टंग मूवमेंट, टीथ, लिप्स मूवमेंट अलग अलग चलते हैं। बहुत सारे सिंगर देखो नेजल कैविटी से उनकी आवाज आती है, हम बोलते हैं ना नाक से गाना गा रहा है, करेक्ट? तो वो क्या है, साउंड ये सबको मॉड्यूलेट करके आता है, और सबसे बड़ा रोल कौन प्ले कर रहा है? ब्रेन, ठीक है। आपके ब्रेन में एक जोन है जिसको आप स्पीच एरिया बोलते हैं, उसके थ्रू ही आपके जो थॉट्स हैं वो वर्ड्स बनेंगे, और वर्ड्स बन के फिर आप बोल पाते, ठीक है। जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को लैंग्वेज नहीं है, दे आर नॉट, दे कैन मेक साउंड बट दे आर नॉट हैविंग सो मेनी लैंग्वेजेस लाइक अस बिकॉज दे डोंट हैव ब्रेन लाइक अस, ठीक है। जैसे डॉग है, डॉग इज बार्किंग, okay, he may bark in different way but he is not talking, you cannot say dog is talking. Are you understanding? So voice कैसे प्रोड्यूस हो रही है? बाय वोकल कॉर्ड, बट हु इज हेल्पिंग जैसे अस? मतलब आपस में भी बात नहीं करते, आप डॉग रिपीट डॉग से करो। बात नहीं कर सकता। नहीं, वो लैंग्वेज, उसके पास लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ जेस्चर्स है, वो एक्सप्रेस कर सकते, ओके। और यू कैन से हम उसकी भाषा समझ नहीं सकते, उसका लेवल उतना नहीं कि वो हमारे लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। जैसे कुछ बर्ड्स, जैसे पैरट है, सपोज एक पैरट बोल रहा है नमस्ते, आपने सुना होगा, पैरट्स कभी कभी बोलते हैं, करेक्ट? तो वो क्या करते हैं? इमिटेशन, दैट इज कॉल्ड इमिटेशन। वो अपने ब्रेन से उसको नमस्ते का मगर कुछ पता नहीं उसको, वो सिर्फ आपको इमिटेट करता है, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। जब आप बात करते हो आप एक मीनिंगफुल वर्ड बोलते हो, करेक्ट, मैं उसका रिप्लाई करूंगी, मैं एक मीनिंगफुल वर्ड बोलूंगी, करेक्ट। तो हमारी स्पीच कैसी है? आर्टिकुलेटेड है, थॉटफुल है। हम ऐसे ही कुछ साउंड भी नहीं निकालते रहते कि यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ऐसा नहीं होता ना। आपने देखा होगा जो लोग बेचारे बोल नहीं सकते, वो किस किस तरीके से कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की, गेटिंग इट? तो यहाँ पे जो दूसरे एनिमल है उनका ब्रेन इतना डेवलप ही नहीं है। Are you understanding? They cannot create language. Their brain is not going to allow. Yeah, they can produce sound. Many of them are producing sound. And many तो can't produce sound also. जो और भी लोअर ग्रुप में उधर साउंड किधर है? करेक्ट? जैसे बर्ड्स में वैरायटी ऑफ साउंड है, बराबर है? यस, आप क्रो, पैरेट, स्पैरो को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोयल को, आजकल कोयल की बहुत आवाज आती है, यस। अब मुझे उनके लिए वर्ड बोलो, लास्ट ईयर पढ़ाया था किंगडम एनिमेलिया में, बोलो उनके गले में क्या है? आना चाहिए आपको, लैरिंग्स से राइमिंग वर्ड, लैरिंग्स, बोलो सायरिंग्स, यस, सायरिंग्स इज द वर्ड। तो उनके पास स्पेशल ऑर्गन है वहां पे भी, लेकिन फिर भी आप ये नहीं बोल सकते कि बर्ड्स आर स्पीकिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? They can make sound and they have different types because they have lots of variety in that sightings. Are you understanding? And so you can see, you may not be able to identify dog by barking. अलग अलग डॉग की बार्किंग आपको सिमिलर लग सकती, लेकिन बर्ड्स आप कर लेते हो आइडेंटिफाई बहुत सारे, और अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो बर्ड में तो आप ज्यादा ही कर रहे हो, ठीक है। सो दिस वे हमारा लैरिंग्स बेटर है और हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। हमारे टंग को, टीथ को, लिप्स को, नेजल कैविटी को इन्वॉल्व करके, जैसे मेरी वॉइस बहुत हस्की आती है, अब वो मेरी वॉइस है,
उसको मैं चेंज नहीं कर सकती, किसी की पतली आती है, किसी की मोटी आती है, करेक्ट। तो वो सब क्या है, हमारा जेनेटिक फिजिकल स्ट्रक्चर जैसा है वैसी वॉइस आएगी। कभी कभी लैरिंग्स में कफ हो जाता है तो फिर वॉइस जैम भी हो जाती है, करेक्ट, अगर आप बहुत चिल्लाओगे। तो ऑल दोस फैक्टर्स आर देयर, सो लैरिंग्स इज प्रोड्यूसिंग साउंड। एम आई क्लियर? यस। नाउ लैरिंग्स के लिए ये रहा टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन। मैम छोटा ही आप बोलोगे मिस ने पहले इतना सारा बोल दिया। मैम हाँ जी, कौन? हाँ जी, lecture time has ended. I've sent another link to everybody. अच्छा, ओके, वी आर जॉइनिंग।